जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत में बैंकिंग। जानेंगे कि भारत में कितने बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, बैंकों का पूरा इतिहास, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले भारत में बैंकिंग। तो अगर भारत में बैंकिंग में देखा जाए तो भारत में बैंकिंग की कई अवस्थाएं हैं, जिसमें अपन पहले बात करते हैं प्रथम अवस्था की। तो प्रथम अवस्था कब से मानी जाती है बैंकों के इतिहास में? 1806 तक। 1806 तक क्या होता है कि यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर सबसे पहले भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था, जो कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, परंतु यह शीघ्र ही असफल हो जाता है। तो आप याद रखोगे कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कब खोला गया था? तो 1770 में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? तो कलकत्ता में खोला गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा खोला गया था? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया था। और यह कैसा था? तो यह असफल हो गया था। इसके बाद बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो बैंकों की दूसरी अवस्था 1806 से लेकर के 1807 तक मानी जाती है। इस काल में देश की 3 प्रेसिडेंसियों की बैंकों की स्थापना हुई थी। तो देश की 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कौन से काल में हुई थी? द्वितीय अवस्था में हुई थी। और द्वितीय अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 1806 से लेकर के 1860 तक मानी जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1806 में स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 में स्थापित हुआ था, और बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1843 में स्थापित हुआ था। यहीं से प्रश्न निकल कर आते हैं कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में होती है। फिर क्या होता है दोस्तों, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ, मतलब कि भारतीय साम्राज्यवादी बैंक का नाम दिया जाता है। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। और किन बैंकों को मिलाकर के होती है? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के होती है। इसके बाद क्या होता है, जो इंपीरियल बैंक रहता है, जो 1921 में बनाया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को कर दिया जाता है और इसको नाम दे दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को होती है, जो कि 3 बैंकों का, इंपीरियल बैंक में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद बैंकों की तीसरी अवस्था आती है। तो बैंकों की तीसरी अवस्था कब से मानी जाती है? 1860 से लेकर के 1913 तक मानी जाती है। इस चरण में कई संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना हुई थी, जिसमें आप याद रखना इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी, अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निकल कर आएंगे कि अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। और किस आधार पर हुई थी? तो सीमित देयता के आधार पर स्थापित बैंक था, जो कि भारतीयों द्वारा संचालित था। तो सीमित देयता के आधार पर स्थापित होने वाला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक था, जो कब स्थापित किया गया था? 1881 में स्थापित किया गया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जिसकी स्थापना 1894 में होती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना स्थल क्या था? तो लाहौर, पाकिस्तान में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। तो आप याद रखोगे कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो लाहौर, पाकिस्तान में की गई थी। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह देश का पहला पूर्ण भारतीय बैंक था। तो देश का पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा की गई थी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी।
बैंक ऑफ मैसूर, जिसकी स्थापना 1913 में की गई थी। तो तृतीय अवस्था में आपको कौन कौन से बैंक याद रखने हैं? तृतीय अवस्था में आपको इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में, अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापित होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में ये स्थापित होती है। इसके बाद आती है बैंकों की चतुर्थ अवस्था, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। चतुर्थ अवस्था जो कि 1913 के बाद मानी जाती है। क्या होता है कि 1921 में जो स्थापित होता है कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1 जुलाई 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उसको एसबीआई नाम दिया गया था, जैसा कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। तो वर्तमान में यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है कौन? एसबीआई। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि एसबीआई की बात चल रही है। तो जितने भी अभी फैक्ट जानेंगे अभी किसके चलेंगे? एसबीआई के चलेंगे। तो वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई है। और जो एसबीआई की पहली कृषि शाखा है वह मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले में स्थापित की गई थी। पहले एसबीआई समूह में एसबीआई के अतिरिक्त उसके 7 सहयोगी बैंक शामिल थे। कौन से थे वो 7 बैंक सहयोगी शामिल? तो जान लेते हैं अभी। इससे पहले कि 2008 में जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थी और 2010 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, इसका एसबीआई में विलय कर दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में विलय कब किया गया था? तो सौराष्ट्र का 2008 में और इंदौर का 2010 में किया गया था। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक हों। अब एसबीआई के कौन कौन से, क्योंकि अभी 2 का तो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, जैसा कि आपने देखा, बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर का। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को जो कि 5 सहयोगी बैंक और थे, कौन कौन से? तो जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इन सभी का विलय कर दिया गया था। किस में कर दिया गया था? तो एसबीआई में कर दिया गया था। सौराष्ट्र का जो कि 2008 में और इंदौर का 2010 में। इसके अलावा 1 अप्रैल 2017 को 5 सहयोगी बैंक कौन कौन से? बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद और त्रावणकोर का विलय कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई ने भारतीय महिला बैंक बीएमबी का भी विलय कर लिया था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो राष्ट्रीयकृत बैंकों में एसबीआई में कितने बैंक का विलय हो चुका है। अब यहाँ पर जान लेते हैं, बार बार शब्द आ रहा है राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर 2 चरणों में पूरा होता है। तो जान लेते हैं सबसे पहले प्रथम चरण। तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को होता है, जिसमें 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? विथ डेट याद रखोगे, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऐसे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी 50,000 करोड़ रुपए थी, ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इसके बाद दूसरा चरण आता है। तो द्वितीय चरण कब होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 15 अप्रैल 1980 को होता है, जिसमें 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी कुल जमा पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 200 करोड़ रुपए थी। वहां पर 50 करोड़ रुपए थी, यहाँ पर 50 करोड़, वहां पे मैंने आपको शायद 50,000 बोल दिया होगा, सॉरी। फर्स्ट में थी जिनकी कुल पूंजी जमा राशि कितनी थी? 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए थी। और यहाँ पर दूसरी में कितनी थी? 200 करोड़ रुपए। अब जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, उस टाइम पर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आप याद रखोगे कि चाहे बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हो, प्रथम चरण हो, चाहे दूसरी बार, दोनों किसके कार्यकाल के दौरान किए गए थे? इंदिरा गांधी के दौरान किए गए थे। इस प्रकार पहली बार 14 बैंकों का और दूसरी बार 6 बैंकों का। तो टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए? 20 बैंक हो गए थे। 1980 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। तो इस तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हुई। सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय
पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर एक बैंक घट जाएगा, तो एक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो कितनी बचे 19। तो 1993 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी 19 थी। क्यों थी? क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर दिया गया था पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। इसके बाद 2011 में एडीबी बैंक लिमिटेड तथा 2014 में भारतीय महिला बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब दो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या यहाँ पर दो ऐड और हो जाएंगे तो 21 हो गई थी। तो 2014 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी 21 हो गई थी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि 2017 में महिला बैंक का भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया था। तो इस प्रकार 2017 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी बची थी, अब 21 से घटकर 20 रह गई थी। क्या होता फिर कि 1 अप्रैल 2018 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में कर दिया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया जाता है, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो जाती है, अब यहाँ पर 20 से 2 घट जाएगी क्योंकि विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी रह गई थी 18 रह गई थी। फिर 1 अप्रैल 2019 को 6 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया था, अतः वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है 12 है। तो 1 अप्रैल 2019 तक राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब कि आज वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं तो 12 हैं, क्योंकि 18 थे। अब यहाँ पर 6 बैंकों का फिर से विलय होगा। अब जान लेते हैं वो विलय वाले बैंक कौन कौन से हैं। तो एक साइड है विलय के बाद जो नाम है और दूसरा है विलय हुए बैंक। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर के पंजाब नेशनल बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिला दिया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया है। और यहाँ पर इलाहाबाद बैंक को किस में मिला दिया गया है इंडियन बैंक में मिला दिया गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो 18 से घट के अब कितने हो गए हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक 12 रह गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक या सरकारी बैंक जो पीएसबी है, मतलब कि पीएसबी से तात्पर्य उन बैंकों से होता है जिनमें 50% से अधिक सरकार के पास में शेयर होते हैं, जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा बहुत ही विस्तार पूर्वक। अभी ये बैंकों की इतिहास से संबंधित थी। अब नेक्स्ट में बात करेंगे पीएसबी मतलब कि सरकारी बैंक कौन कौन से हैं, जो 12 बैंक हैं ना, वर्तमान चेयरमैन स्थापना मुख्यालय इन सब पर डिस्कस करेंगे। और इसका एक प्रमुख बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको मैं सेकंड वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तो अगर ये आपको सेक्शन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।